हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, माय डियर। मैं शेखर कौशिक आज आपके सामने हीरा लाल जी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की डेमो क्लास लेंगे। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो ऑनलाइन पूछ सकता है अपने कमेंट के द्वारा। निश्चित तौर पर पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग आप लोगों के लाभ के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए पूरी छुट्टियों का, जो लॉकडाउन की छुट्टियां हैं, उनके टाइम पास के लिए भी और पूरा लाभ उठाने के लिए भी हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। केशवानंद से संबंधित जितने भी बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि सभी ऑनलाइन से जुड़े होंगे। आज हम अभी मिस्टर हीरालाल जी आपके सामने एग्रीकल्चर की क्लास लेंगे और इसके बाद फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास होगी, फिर इसके बाद एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास होगी। इस तरह से 3 क्लासें आपकी 10:15 बजे से 12 बजे तक ली जाएंगी। बच्चे पूरा लाभ उठा सकते हैं घरों में बैठ करके। जो भी समस्या है उसको पूछिए, और मैं समझता हूँ कि शायद ही जो छोटे स्कूल हैं या कहीं भी जहाँ पर ये ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, उन बच्चों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। पूरा क्या, बिल्कुल ही लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। अगस्त के महीने में आपकी जेट की परीक्षाएं होने वाली हैं और भी अन्य परीक्षाएं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वो सब अगस्त के महीने में शायद संभवतया अभी संभावना है। तो मैं समझता हूं कि आप इन क्लासों का पूरा लाभ ले करके और अपने आगे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सफलता हासिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इनके लिए केशवानंद शिक्षण संस्थान किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं प्राप्त कर रहा है, न कोई ले रहा है। केवल फ्री क्लासें हैं ये सारी की सारी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि केशवानंद के बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जो अपनी इस लॉकडाउन के अवकाश में, पूर्ण अवकाश में, वो केशवानंद के द्वारा चलाई जा रही इन ऑनलाइन क्लासों का पूरा लाभ ले रहे हैं। मैं उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही उनको ये आग्रह करता हूं और ये निर्देश भी देता हूं एक प्रशासनिक होने के नाते कि वो लॉकडाउन में अपने घर पर रहें। कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क लगा करके जाएं, अगर संभव हो सके तो वो हाथों में ग्लव्स पहन के जाए और एक दूसरे से मिलने से बचें और बाहर कहीं भी न निकलें। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी कार्य है तो ही निकलें, अदरवाइज निकलने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से ये जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए ताकि आपकी जो स्कूल की क्लासें हैं वो जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन जब तक शुरू नहीं हो रही हैं स्कूल, जब तक के लिए हमने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की है। और मैं समझता हूं कि बच्चे अगर केशवानंद फेसबुक का जो पेज खोलेंगे, केशवानंद फेसबुक खोलेंगे, तो उनको ये क्लासें मिल जाएंगी, उनको क्लासों का पूरा लाभ मिल जाएगा। तो अब मैं श्री हीरालाल जी से ये आग्रह करता हूं कि वो अपना क्लास को शुरू करें ताकि बच्चों को पूरा लाभ हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान चंद्रशेखर जी कौशिक, प्रिंसिपल महोदय, डायरेक्टर केशवानंद एजुकेशन ग्रुप सीकर के। काफ़ी फ्रेंड हमारे से जुड़ चुके हैं, काफ़ी विद्यार्थी हमारे से जुड़ चुके हैं। प्रेम भांबू सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, बहुत अच्छा। फिर स्टूडेंट, पहले जो वीडियो था अपना लाइव, उसमें अपन ने पढ़ लिया था एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के मेजर कंपोनेंट। इसकी हिस्ट्री हो गई थी, मेजर कंपोनेंट हो गए थे और कौन कौन से फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता, वो सब कुछ हो गया था। जो आज का है वो रहेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट को, यानी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व का। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, इसकी भी बात कर ली थी पहले कि वृहद मातृ पोषक तत्व कितने होते हैं, सूक्ष्म मातृ पोषक तत्व कितने होते हैं। तो वृहद मातृ पोषक तत्वों की संख्या कितनी थी, 9, और सूक्ष्म मातृ पोषक तत्वों की संख्या कितनी थी, 8। पहले तो इसका ध्यान रखना, ये पौधे को कितने ppm से कम आवश्यक होते हैं, 1 ppm से, 1 ppm से कम आवश्यकता है। पिछले लाइव वीडियो में कमेंट आया था, उसकी में मैं प्रत्युत्तर दे रहा हूँ कि उसमें ppm का पूछा था कि सर 1 ppm में क्या होता है, 1 ppm मतलब क्या होता है। तो 1 ppm का मतलब होता है यदि 1 mg
कोई अपन दवा ले रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, वो यदि 1 kg में लेंगे तो अपने पास 1 ppm का सॉल्यूशन तैयार होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। यानी 1 mg यानी मिलीग्राम ये अपन 1 kg में डाल रहे हैं तो अपने पास कितने ppm का सॉल्यूशन तैयार होगा? 1 ppm का। ये बात कर रहे थे। अब देखो कौन सा पढ़ रहे हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में होता है, पहले तो हो गया पौधे को 1 ppm से कम आवश्यक होते हैं, और जो पहले पढ़ा था वो कितना होता है? 1 ppm से अधिक आवश्यक होते हैं। पहले वाले की संख्या कितनी पढ़ी थी अपन ने? 9, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है इनकी संख्या पढ़ी थी अपन ने 8। इनके ये भी बता दिया था मैंने कि कौन कौन से होते हैं। फेरिक, क्लोरीन, कॉपर, ये कितने हो गए? देखो 3 3 6 2 8। ये कौन से हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इनसे ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, निम्न में से वृहद मात्रिक पोषक तत्व है या निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो वृहद मात्रिक की अपनी बात की ली थी, कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। वो तो कौन से थे? वृहद मात्रिक पोषक तत्व। ये कौन से हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब देखो ये कौन सा है, इसकी बात बताता हूं मैं। फेरिक। ये अपन को पता होना चाहिए कि आवश्यक पोषक तत्व तो 17 है, उनमें से CH को अपन ने अलग कर दिया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। यानी वो पौधे को कहां से मिलते हैं? वायुमंडल से। इसका ध्यान रखना। वो बाकी के कितने बते? 14। वो भी किसमें आएंगे? देखो बात कर रहा हूं मैं। फेरिक, क्लोरीन, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, और लास्ट वाला कौन सा था? निकेल। इसकी भी बात अपन ने की थी कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था, तब भी कौन सा आया था? 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा आया था? निकेल। किसने खोजा था? ब्राउन ने। कब? 1987 में। और जो लास्ट में आवश्यक पोषक तत्व, इसका एक क्वेश्चन और पड़ता है कि जो अंतिम आवश्यक पोषक तत्व था वो कौन सा था? निकेल था। वो किस में रखा गया था? ये भी हमने बात की थी। वृहद मात्रिक में रखा गया था या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में रखा गया था? तो वो भी बात की थी कि कौन से में रखा गया था? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों। अब देखो कितनी होगी इसकी संख्या। ये तो हो गई इसके संख्या। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व पौधे को 1 ppm से कम आवश्यक होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 कौन कौन से होते हैं? फेरिक हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और निकेल हो गया। हमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको मेरे को कमेंट में जवाब देना। क्वेश्चन है, दोनों का सम्मिलित रूप से दे रहा हूं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का साथ में। क्वेश्चन है, निम्न में से वृहद मात्रिक पोषक तत्व है या पहचानिए। मैं दे रहा हूं यहाँ, ये ऑप्शन है NPK, बी ऑप्शन है वो होगा यानी फेरिक, क्लोरीन और कॉपर हो गया। सी ऑप्शन दे रहा हूं मैं वापस, और डी ऑप्शन है मेरे पास है मैग्नीज, मोलिब्डेनम और लास्ट में दे देता हूं जिंक। अब यहां दे रहा हूं, इसमें निम्न में से सही कथन का या उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। यह है जो मैं ये दे रहा हूं, 1 नंबर दे देता हूं इसको। 1 नंबर में है ए या बी, बी है बी या सी, बी या डी, सॉरी ए या सी कर देता हूं मैं, ए या सी, और यहां कर देता हूं चौथा ऑप्शन कर देता हूं बी या
डी। और तो मैंने कौन सा पूछा, यहाँ का कमेंट में पूछना चाहूंगा कि निम्न में से वृहद मातृ पोषक तत्व है। काफी बच्चों का राइट आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को समझते रहो। निम्न में से वृहद मातृ पोषक तत्व है, इनमें से वृहद मातृ पोषक तत्व उनका अपन को चुनाव करना है। देखो पहला मैं ऑप्शन देने पड़ेगा एनपीके में, दूसरा ऑप्शन है अपने पास फेरिक, क्लोरीन और कॉपर, तीसरा ऑप्शन है अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकेल। अब देखो निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। अब देखो ए और सी, विनोद सहारन ए ऑप्शन, ए योगेश सैनी, अभी यादव ए एंड सी, अभी यादव का राइट है, योगेश सैनी शाबाश, ए सी राइट है इसका भी, आशीष बेनीवाल ए और सी, हाँ बहुत अच्छा, काफी अच्छे बच्चे बता रहे हैं। देखो कैसे हो रहा है, अपनी बात की वृहद मातृ पोषक तत्व पूछ रहे हैं। देखो पहले तो कौन सा हो रहा है, ए, कौन कौन से एनपीके किस में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, मैक्रो में, यानी वृहद मातृ पोषक तत्वों में आ रहे हैं ना। देखो फेरिक, क्लोरीन और कॉपर ये किस में आ रहे हैं, माइक्रो में, माइक्रो में आ रहे। फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वापिस किस में आ रहे, मैक्रो में, यानी वृहद मातृ पोषक तत्वों में। फिर मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकेल ये वापिस किस में आ रहे, माइक्रो में। तो ये दोनों तो कौन से हो जाएंगे, देखो यानी ए और सी, ए और सी ये तो किस में आ रहे हैं, ए और सी। देखो एनपीके, CHO ये तो कौन सा है, मैक्रो, यानी वृहद मातृ पोषक तत्व कौन सा जाएगा, ए और सी। कौन सा ऑप्शन बता रहा हूं मैं, थर्ड, सॉरी इसको यहाँ ये है थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन ये राइट है। कैसे समझ गए हो गए, यानी एनपीके ये भी किस में आता है, मैक्रो में, CHO ये भी किस में आ रहा है, मैक्रो में। पहला सॉरी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन किसके, वृहद मातृ पोषक तत्व में। प्लस यहाँ से दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, यानी वृहद मातृ तो पूछे और यहाँ यदि पूछ ले वो वृहद मातृ पोषक तत्व न के ऐसे पूछ ले सूक्ष्म मातृ पोषक तत्व है, तो अब बताओ मेरे का कौन सा राइट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन देखो एक बार वापिस, निम्न में से सूक्ष्म मातृ पोषक तत्व है, अपने पहले बात कर ली वृहद मातृ पोषक तत्व, इसमें ऑप्शन जो राइट आया था वो था ए और सी, यानी एनपीके और CHO ये तो किसमें हो गए, दोनों वृहद मातृ पोषक तत्व में। लेकिन ये देखो अब कौन सा पूछ रहे हैं, सूक्ष्म मातृ पोषक तत्व है। अभी यादव मैक्रो हाँ हो गया, अभी यादव माइक्रो भी हो गया दोनों। लेकिन अब क्वेश्चन देखो एक बार, विनोद सहारन गलत है, वो तो पिछले वाले का राइट आंसर है, इसका पूछ रहा हूं मैं, इसका मेरे को जवाब दो। हाँ अभी यादव चौथा ऑप्शन बहुत अच्छा, बी और डी कैसे आ रहा है, देखो बी कौन सा है, फेरिक, क्लोरीन और कॉपर किस में आ रहा है, माइक्रो में। डी देखो मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकेल ये किस आ रहा है, माइक्रो में, यानी कौन सा ऑप्शन, बी और जो डी ऑप्शन है वो किस में जा रहा है, सूक्ष्म मातृ पोषक तत्व में। यानी एक साथ दो क्वेश्चन सोल्व हो गए ना, ये हो गया कौन से, वृहद मातृ पोषक। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन का। किसमें, ICR में, जेट में तो कई बार वो करता है सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से वृहद मातृ पोषक तत्व है, निम्न में से सूक्ष्म मातृ पोषक तत्व है, लाभदायक पोषक तत्व है या नहीं है। अब एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो 2017 में पूछा गया था जेट में, उसका भी मेरे को राइट आंसर बताना। क्वेश्चन है, निम्न में से आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन वैसे के वैसे दे रहा हूं मैं। ये बताओ, क्वेश्चन देखना एक बार, यानी निम्न में से आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। मेरे को कमेंट में राइट जवाब चाहिए। सुरेश जाकर बी एंड डी, ये तो हो गया पिछले का राइट आंसर हो गया कि सूक्ष्म मातृ पोषक तत्व यानी बी और डी, यानी ये 6 कौन से थे, माइक्रो में, और ये 6 ऊपर वाले किसमें थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट में हो गए। ये तो विकास चौधरी सुवालाल बुटक राइट आंसर कौन सा जाएगा। अब देखो आवश्यक नहीं ये पूछ रहा है, ये भी अपने आवश्यक में पढ़ा, लेकिन किसमें पढ़ा, माइक्रो में पढ़ा। ये भी अपने पढ़ा लेकिन किसमें पढ़ा, मैक्रो में। ये भी मैक्रो में, लेकिन कौन सा नहीं जाएगा, आयोडीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेट 2017 में।
अब इन्हीं से आगे भी पूछा जाएगा कि इसके कमी के लक्षण क्या होता है, कमी से होने वाले रोग क्या है, इसके कार्य क्या, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब उनका अपन थ्योरी पढ़ लेंगे तब क्वेश्चनों की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ थ्योरी पढ़ लिया, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो सुनील जी चौधरी का इसका भी राइट आंसर है बी ऑप्शन। बहुत काफी लड़कों का राइट आंसर आ रहा है। भरतलाल आयोडीन, हाँ काफी आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 2018 में पूछा गया था जेट में ही। इसी में से पोषक तत्वों का थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन, ये ज्यादातर क्वेश्चन रैंक निर्धारित करते हैं जेट, वो चाहे आईसीआर और बीएचयू स्टूडेंट। यदि इसमें थोड़ा सा इजी टॉपिक है और बेनिफिशियल टॉपिक है, पढ़ने में भी थोड़ा मजा आता है, इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैल्शियम मैग्नीशियम एवं सल्फर को कहते हैं। ए ऑप्शन दे दूं प्राथमिक, बी ऑप्शन है द्वितीयक, सी ऑप्शन है वृहद और डी ऑप्शन दे दूं मैं आपको, सॉरी यहाँ है क्रियात्मक और यहाँ दे दूं लाभदायक पोषक तत्व। तो मेरे को इसमें बताओ क्वेश्चन देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को कहते हैं। एफ से जाट हमारे से अलवर से जुड़े हुए हैं, फतेह चौधरी, हाँ बी आंसर राइट है इसका। फतेह चौधरी, अभी यादव, इसका भी राइट आंसर है बी। विकास चौधरी बी, हाँ इसका भी राइट आंसर। देखो कैल्शियम मैग्नीशियम इसमें कितने पढ़ा था अपन ने, यानी आवश्यक पोषक तत्व तो है, लेकिन आवश्यक पोषक तत्वों में वृहद मात्रा में पढ़ा, और वृहद मात्रा में भी किसमें पढ़ा था, द्वितीय पोषक तत्वों में। इसकी संख्या कितनी पढ़ी थी अपन ने, 3, और प्राथमिक में कितनी पढ़ी थी, 3। वो भी कौन कौन से थे, एनपीके। अब यदि 2020 में ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि एनपीके कौन सी श्रेणी में रखे गए, तब कौन सी श्रेणी में आ जाएगा क्वेश्चन। आप अगला सुनो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगला है एनपीके को कहते हैं। मेरे को ये बताओ एनपीके को कहते हैं, मैं यहां दे रहा हूं क्वेश्चन, एनपीके को कहते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सुवालाल बोडक सेकेंडरी, अच्छा द्वितीय हो गया वो तो, लेकिन ये क्वेश्चन देखो एनपी को कहते हैं। अभी यादव का राइट आंसर है, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। प्रेम बिश्नोई, विकास चौधरी, विनोद सहारन, ए ऑप्शन जाएगा, शाबाश। यहाँ कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन। फिर इसी क्वेश्चन को मैं दे दूं यहाँ, अगला क्वेश्चन देखो, वेनेडियम सिलिकॉन कोबाल्ट और सोडियम को कहते हैं। रंजीत चालिया, सुरेश जाखड़ का राइट आंसर है, विनोद सहारन का राइट आंसर। क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कौन से आ गया, वेनेडियम सिलिकॉन कोबाल्ट को कहते हैं, ये बताओ मेरे को। प्रिंस, अभी पिछले वाला का राइट आंसर बता रहे हो। क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन, वेनेडियम सिलिकॉन और कोबाल्ट, फिर आगे भी चलना है अपन को। नवीन भास्कर, थोरासी सीकर, सी ऑप्शन नहीं है सर, सी ऑप्शन नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। एक बार वापस देखो, पिछले वाले वीडियो में अपने पढ़ा था, वीसी कोना को क्या नाम दिया था अपन ने, लाभदायक पोषक तत्व नहीं दिया क्या। हाँ विकास चौधरी का राइट आंसर आया, अभी यादव का राइट आंसर है। लाभदायक पोषक तत्वों में दिया था ना, वेनेडियम 4 ही तो लाभदायक पोषक तत्व पढ़े थे अपन ने। लाभदायक पोषक तत्व यानी एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन, ये 2018 जेट में पूछा गया था। अब बात करते हैं थ्योरी की। ये हो गया कौन से, मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्वेश्चन का आने का जो थोड़ा लेवल है वो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। जेट में थोड़ा सा इजी पूछा जाता है, लेकिन जो सेंट्रल की एग्जाम होती है जैसे आईसीआर और बीएचयू में, उसमें क्या है, नॉर्थ इंडिया के थोड़े इजी आते हैं और साउथ इंडिया के ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। अब देखो अपना जो अलग रहेगा वो है अवशोषण, उनका अलग पढ़ लिया था। अब देखो सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्वों की संख्या कितनी होगी, पहले तो 8, वो कौन कौन से देखो, ये कौन से हो गए, 8 कौन से हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट। पहले तो ये अपना पता होना चाहिए कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में वो तो नहीं है कहीं
माइक्रो वाले तो नहीं है, ये ध्यान रखना। फेरिक, क्लोरीन, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकेल, ये 8 कौन से में रखे गए हैं, अपन को ये ध्यान रखना है माइक्रो में, न कि मैक्रो में। अब देख इसका है, वापिस लिख रहा हूं मैं, फेरिक, क्लोरीन, कॉपर, कई जगह इसको शुद्ध हिंदी में बोलता है अपन तांबा, ये भी आ जाता है, कंफ्यूज में मत होना, अभी बता रहे तांबा होगा, यानी तांबा को अपन क्या बोलते हैं, कॉपर। बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक। अब थोड़ा सा जिंक का भी अपन को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, जस्ता, क्या बोलते हैं, जस्ता, ये ध्यान रखना। फिर निकेल, निकेल था ही कौन सा था, कमेंट्स में मेरे को बता, निकेल कौन सा पोषक तत्व था, निकेल कौन से नंबर का आवश्यक पोषक तत्व है या था, 16, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है, मैं दे दूं आपको 4। कमेंट में बताओ मेरे को। काफी भरतलाल, आसिफ, बेनवाल, दिनेश, जहांगीर सर, वीर चौधरी, प्रेम, बिश्नोई। मैक्रो की बात है, यहाँ मैक्रो नंबर ऑफ कितने हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं, वो 8 है। रजनीश छालियक, अभी आदर्श वालाल बुडक, हाँ 17 नंबर रजनीश छालियक, काफी अच्छा राइट आंसर है 17। ये निकेल कौन सा था, 17, कौन सा था, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक में भी कौन सा था, वृहद, ये भी सॉरी वृहद में, सॉरी सूक्ष्म मात्रिक में था, वृहद में नहीं था, किसमें था, निकेल सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में था। ये क्वेश्चन अब जैसे पूछा जाता। अब देखो अपन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की। 1 ppm से कम आवश्यक होते हैं, संख्या में 8 होते हैं, 8 कौन कौन से होते हैं। अब देखो इनके अवशोषण कैसे कैसे करता पौधा, यानी अवशोषित रूप या अवशोषण या अवशोषित, ऊपर लिख दिया सर, अवशोषित रूप, ये अपन को ध्यान रखना किस रूप में अवशोषित कर ले। पहले अपन ने पढ़ चुके हैं, उनकी भी बात करते हैं। कितने थे, 9 कौन से थे, मैक्रो, दोनों को साथ अपन ले रहे हैं, यानी मैक्रो और माइक्रो को। कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तो कितने थे, 9, और वो कितने को है, 8, यानी दोनों मिला के कौन से पोषक तत्व कहलाए थे, आवश्यक पोषक तत्व। इसको ध्यान रखना है। वो तो क्या, ये तो कहाँ से लेता है पौधा, वायुमंडल से हो, उन बाकी को अपन कहाँ से देते हैं, चाहे ये 6 वृहद मात्रिक पोषक तत्व और 8 कौन से हो, मैक्रो वाले। इसको कंपन क्या करते हैं, बाहर से देता है किसान, किसके रूप में, या तो खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में। ये बात हो गया। अब देखो अवशोषित रूप, इसमें अपन ने अलग अलग पढ़ा था। जैसे नाइट्रोजन के 2 रूप थे, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। अब प्लस वाला कौन सा रूप था, मेरे को ये बताओ, नाइट्रोजन का प्लस रूप कौन सा था, क्वेश्चन सुनो, नाइट्रोजन का प्लस रूप कौन सा था, नाइट्रेट था या अमोनियम था, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो कि नाइट्रोजन का कौन सा रूप था प्लस में, धनायन में और ऋणायन वाले दोनों में बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यादव, थैंक्स, केशवानंद, प्रमोद जी सर, मैथ्स फैकल्टी, थैंक यू सर। हाँ विकास चौधरी का है नाइट्रेट, ये कौन सा रूप है, नाइट्रेट कौन सा है, ये तो सही है कि जो अमोनियम था वो तो कौन सा था, धनायन के रूप में, और ऋणायन के रूप में कौन सा रहता, नाइट्रेट। ये तो किसकी बात होगी, नाइट्रोजन की। फिर बात ही किसकी, फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस को पौधे कितने रूपों में प्राप्त करते हैं, पहले तो ये बताओ, फॉस्फोरस को पौधे कितने रूपों में प्राप्त करते हैं। पिछले वीडियो में लाइव क्लास में अपने पढ़ा था फॉस्फोरस को। पहले क्वेश्चन देखो, फॉस्फोरस को पौधे कितने रूपों में अवशोषित करते हैं। आशीष बेनीवाल का राइट आंसर है अमोनियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम और नाइट्रेट दोनों बता दिया उसने। भरतलाल का भी अच्छा है आंसर है, सुरेश जाखड़ नाइट्रेट, ये तो हो गया। लेकिन अगला देखो, फास्फोरस पौधे का, हाँ योगेश सैनी का राइट आंसर आया अभी।
मूलचंद का, प्रेम बिश्नोई का, हाँ, तीन रूपों में कौन कौन से थे? H2PO4 माइनस, फिर था HPO4 माइनस 2 और लास्ट में था PO4 माइनस 3। तीन रूपों में था। पोटेशियम का कौन सा रूप था? केवल K प्लस के रूप में। कैल्शियम का भी Ca+2 में, मैग्नीशियम का भी Mg+2 में, और सल्फर का कौन सा था? सल्फेट में। ये भी अपने इस क्वेश्चन की भी पूछा था कि ऑप्शन में यदि वो इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है, वहां ध्यान रखना अपन को। फिर मैं बता रहा हूँ सल्फेट में थोड़ा सा ध्यान रखना। सल्फेट में यानी जो संयोजकता वो चेंज कर सकता है इसमें, यानी वो SO4-2 न देकर वहां ऑप्शन में दे देगा कि पौधे सल्फर को किस रूप में लेते हैं, तब अपन को ध्यान रखना है SO2-4 में नहीं लेता है पौधा। सल्फर को किस रूप में लेता है? SO2-4 रूप में। ये हो गया अलग रूप। ये तो कौन से हो गए? मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब पढ़ते हैं अपन किस पे? फेरिक। अब देखो Fe+2 और Fe+3, यानी फेरिक के दो होता है, फेरस और फेरिक। इसमें तो इसको बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक, इक लग जाता है। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन किस रूप में लेता है पौधे? हमेशा ध्यान रखना, इसमें बता देता हूँ मैं एक बार। प्लस में। ये किस रूप में ले रहे हैं? क्लोरीन को किस रूप में लेगा पौधा? ऋणात्मक रूप में। ऋणात्मक रूप कौन सा हो जाएगा क्लोरीन का? Cl-। फिर बात आती है कॉपर, इसकी भी दो संयोजकता होती है। पहले तो ये देखो किस रूप में लेगा पौधा? प्लस के रूप में। पहले भी बात करती है अपने कि पौधा या तो ऋणायन में लेगा या धनायन में लेगा। तो कॉपर देखो, यानी तांबा भी बोलते हैं, किस रूप में ले रहा है? पहले तो ये देखो प्लस में ले रहा है। प्लस का कौन सा रूप? Cu+2 और Cu+3, यानी क्यूप्रेस और क्यूप्रिक। ये ध्यान रखना, क्यूप्रेस और क्यूप्रिक। फिर बात आती है बोरोन, इसका विषय थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पौधा तीन रूपों में अवशोषित करता है। पहले तो किस रूप में करेगा? ये हमेशा ध्यान रखना अपन को। पहले तो माइनस में लेगा H2BO3- HBO3-2 BO3-3। ये अपन को ध्यान रखना किसका? बोरोन का। थोड़ा सा जैसे फॉस्फोरस का पढ़ा, फॉस्फोरस और बोरोन देखो एक बार वापस, दोनों की तुलना करो आपस में। यानी इसमें कौन सा? माइक्रो में तो कौन सा जाएगा? बोरोन, और मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट में कौन सा आ रहा है? फॉस्फोरस। देखो तीन रूप आ रहे हैं इसके भी, फॉस्फोरस के तीन रूप आ रहे हैं, H2PO4- HPO4-2 PO4-3, यानी फास्फोरस के तीन रूप आ रहे हैं। और यहाँ कौन सा आ रहा है? बोरोन को। बोरोन को भी किस रूप में आ रहा है? H2BO3- HBO3-2 और BO3-3। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दोनों का सेम क्वेश्चन बनता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये तो बात सही है। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन की बात की थी अपन ने कि पौधे फॉस्फोरस को कितने रूपों में अवशोषित करते हैं? ये बात हो गया था, तीन रूपों में अवशोषित करते हैं। लेकिन सर्वाधिक किस रूप में अवशोषित करते हैं? अगला क्वेश्चन कैसे बताया था अपन ने कि सर्वाधिक जो फॉस्फोरस है पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं, उसका भी अपन ने क्वेश्चन बताया था। किस रूप में? H2PO4, यानी इसको बोलते हैं मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट में सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक। इन दो क्वेश्चनों की भी अपन ने बात कर ली। पहले तो ये देखना फास्फोरस पौधे को किस रूप में प्राप्त हो रहा है? प्लस या माइनस में? माइनस में। माइनस में कितनी अवस्था में? तीन अवस्था में। कौन कौन से? मोनो, डाई और ट्राई। H2PO4- HPO4-2 और PO4-3। बात होगी। फिर अगला क्वेश्चन था कि फास्फोरस का कौन सा रूप पौधे सर्वाधिक अवशोषित करते हैं, तब कौन सा जाएगा? पहला ऑप्शन। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ बात आती है वो बोरोन की, कितने रूपों में अवशोषित कर रहा है? तीन रूपों में कर रहा है ना। यहाँ कौन कौन से? वही फास्फोरस के थे, वही बोरोन के। देखो, लेकिन ये जो ऊपर वाली अवस्था है मोनो, ये सर्वाधिक अवशोषित करता है पौधा, सर्वाधिक अवशोषित करता है। ये हो गया। फिर देखो मैग्नीज, मैग्नीज भी पौधों को Mn+2, Mn+3, Mn+4, यानी मैग्नीज की सार्थक संयोजकता होती है, अपन को ध्यान रखना। लेकिन अपन को जरूरी कौन सा? आगे बात आएंगे। देखो पहले ये देख लो। फिर है मोलिब्डेनम, ये भी किसके रूप में प्राप्त हो रहा है पौधों को? प्लस के रूप में। फिर मोलिब्डेनम देखो किस में होगा? ये अपन को ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे कर देते हैं कि सर ये प्लस में होता है पौधे, यानी धनायन के रूप में पौधे लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना मोलिब्डेनम पौधों को ऋणायन के रूप में प्राप्त होता है। वो भी कौन सा रूप है इसका? MoO4-2, MoO4-2। फिर है जिंक, जिंक और निकिल, Na+2। ये बात हो गई।
वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कितने हैं 8। कौन कौन से हैं, फेरिक, क्लोरीन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकेल। ये हो गया। किस किस रूप में ले रहे हैं, जैसे फेरिक प्लस में ले रहा है तो प्लस में रहे तो फेरस और फेरिक 2 रूप होते हैं, लेकिन इसमें अब अगला क्वेश्चन घूमता है। देखो 3 ऐसे पोषक तत्व है जो पौधे को 2 रूपों में प्राप्त होते हैं, अपचयित और ऑक्सीकृत। इसको मैं मिटा देता हूं, ये समझ लिया अपन ने। ये कौन से थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये ध्यान रखना, कितने थे, CO को अलग कर दिया था और 6 को अपन कौन कौन से प्रकार से बांटा था। अब नाइट्रोजन भी एक क्वेश्चन अपने बात कर ली थी, वो भी अपने बात करेंगे। देखिए ये भी यही बात बताता हूं मैं। देखो ऐसा पोषक तत्व है कि जो 2 रूपों में प्राप्त हो रहा है पोषक तत्व। यहाँ से देखो 6 ये देखो और 8 ये देखो, इनमें से आप देखो, नजर डालो कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को 2 रूपों में प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना, ऐसा कौन सा पौधा है, सॉरी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, पौधा नहीं पोषक तत्व है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को 2 रूपों में प्राप्त होता है, या तो धनायन में होगा या ऋणायन में होगा। अब देखो नाइट्रोजन है प्लस माइनस में हो रहा है, फास्फोरस केवल पौधों को माइनस में हो रहा है, पोटेशियम प्लस में, कैल्शियम भी प्लस में, मैग्नीशियम भी प्लस में, और ये भी माइनस में हो रहा है। देखो यहाँ ये प्लस में, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। लेकिन ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे, विकास चौधरी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, शाबाश, यानी हाँ अभी यादव का राइट आंसर है, विकास चौधरी का राइट आंसर है, सुवालाल बोर्ड का राइट आंसर है, अभी यादव नाइट्रोजन, हाँ ये बताया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में BHU में। क्यों, BHU का थोड़ा लेवल क्या है, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाता, क्यों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, उसमें घुमा के साइकोलॉजी का क्वेश्चन वो ज्यादा डालते ही, ध्यान रखना। कौन सा पोषक तत्व है, यहाँ से पढ़ा था ना अपने, ये तो पढ़ लिया था हाँ कि सिर्फ 2 रूपों में लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो ऐसे देता कि एकमात्र ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधा 2 रूपों में लेता है। कौन सा हो गया, प्लस और माइनस में कौन सा ले, नाइट्रोजन ही है। ज्यादा बार आजकल जो राजस्थान का जो एग्जाम है जेट, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। ये हो गया। फिर बात आती है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन वाला एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों को 2 रूपों में प्राप्त होता है। ये भी बात की थी किस रूप में, यदि धान का पौधा होगा तो धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेगा। क्वेश्चन सुनो कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है, कमेंट में बताओ राइट आंसर। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है। प्रिंस अभी नाइट्रोजन, हाँ वो तो हो गया सुरेश जाकर, लेकिन क्वेश्चन अगला सुनो कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है, प्लस या माइनस में। पहले तो ये देखो अमोनियम या नाइट्रेट में, विकास चौधरी राइट आंसर है, विकास चौधरी का अमोनिया, अमोनियम नहीं है, प्रेम बिश्नोई अमोनिया नहीं है, अमोनियम है, NH4+। सब आप भरतलाल का, सुवालाल बुल्डे का राइट आंसर है, अमोनियम है। ये ध्यान रखना, पहले भी अपन पढ़ता कर चुके हैं कि NH4+ धान का पौधा लेता है, लेकिन आपको ऑप्शन ये भी देगा वो NH3। तो कभी भी पौधा उदासीन अवस्था में पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं करता, आयनों के रूप में अवशोषित करता है। ये भी बात नहीं, इसको बोलते हैं अपन अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया, और इसको बोलते हैं अमोनियम। वो यदि ये दे देगा, वो या दे देगा, वो हिंदी में दे देगा कि धान का पौधा अमोनिया। पहले ये देखो कि वह तो या तो ये ऑप्शन दे देगा, वो ये दोनों दे देगा, या दे देगा वो हिंदी में दे देगा कि धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करता है, वो अमोनिया भी देगा और अमोनियम भी देगा। ये अपन को ध्यान पर रहना चाहिए कि किस रूप में ले रहा है। ज्यादातर बच्चे कर देते सर अमोनिया में ले रहा है, कि अमोनियम नहीं लेता है, वो उदासीन अवस्था है। इसकी जो क्रियाशील अवस्था है जो धनायन वाली, वो कौन सी है, अमोनियम। ये की बात की थी कि जलमग्न खेतों में जो नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, नाइट्रोजन का रूप जलमग्न खेतों में जहाँ पानी भरा रहता है वर्ष भर, वहाँ कौन से रूप में पाई जाती है, अमोनियम के रूप में। ये भी अपन ने पढ़ा था। फिर इसका क्वेश्चन बनता है किसका, नाइट्रेट का। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछा जाता है जेट में, हर बार रिपीट होता है। जैसे धान का खेरा रोग नहीं होता है जिंक की कमी से, ऐसा क्वेश्चन है PhD लेवल से लेकर जेड तक पूछा जाता है राजस्थान, यानी शुरू से लेकर एंड तक आपकी डिग्री होती है, उसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। वैसे ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, यानी अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, ये क्वेश्चन जाएगा। वहाँ आपको ऑप्शन अमोनियम भी मिलेगा, अमोनियम भी मिलेगा और ये भी नाइट्रेट मिलेगा। अब मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको कि ऐसा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। अब क्वेश्चन सुनना और मेरे को राइट आंसर बताना। नाइट्रोजन का है, क्यों कंपटीशन का है जमाना, इसमें कारण वो
क्वेश्चन को तरीका चेंज कर सकता, अपन को आता सब है लेकिन वो क्वेश्चन का तरीका चेंज कर सकता है। देखो क्वेश्चन देखो, पौधे नाइट्रोजन को किस रूपों में या किस रूपों में अवशोषित करता है, ये क्वेश्चन पे वो घुमा के दे देगा। अब देखो NH4+, या इसको हिंदी में लिख दूं मैं अमोनियम, टाइम कम है, अपनी अगली क्लास केमिस्ट्री की भी होगी। सेकंड में दे दूं यहाँ NO3-, यहाँ दे दूं नाइट्रेट। कौन सा सर, कमेंट चालू करो। अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ दे दूं दोनों रूप, दोनों का मतलब इसमें दोनों आ जाए, NH4+ भी आ जाएगा एवं NO3- भी आ जाएगा। और ये चौथा ऑप्शन दे दूं कोई नहीं। तो आप बताओ क्वेश्चन सिंगना, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? गलत आंसर आ रहा है। फिर भी क्वेश्चन देखो एक बार, मैंने ना तो धान का पौधा पूछा है ना ही अधिकांश पौधा पूछा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। हाँ, प्रेम बिश्नोई का राइट आंसर अभी तक थर्ड, उसने समझ लिया क्वेश्चन को, तरीकों को। हेमंत पिलानिया, प्रिंस अभी का राइट आंसर है। महेंद्र कीलका, गुरुजी नमस्कार भाई। आशीष माली बूंदी से जुड़े हैं हमारे साथ। आशीष माली का राइट आंसर है, प्रेम बिश्नोई का राइट आंसर है। अब देखो मैंने क्या क्वेश्चन, ना तो कौन सा पूछा है, ना तो धान का पौधा पूछा है। धान का पौधा पूछता तो कौन सा जाएगा, अमोनियम। यहाँ में पूछा अधिकांश पौधे, क्वेश्चन आता अधिकांश पौधे, तब कौन सा जाता, नाइट्रेट। लेकिन मैंने पूछा कि नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित हो रहा है। पौधों को तो दोनों रूपों में हो रहा है, लेकिन धान का पौधों में अलग हो रहा है। अधिकांश जो मैक्सिमम क्रॉप है वो नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, उसका अपन को ध्यान रखना, नाइट्रेट फॉर्म में। अब जो राइस का प्लांट है वो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, अमोनियम में। ये क्वेश्चन हो गया इसका नाइट्रेट का। ये तो अपन बात चल रहे थे, क्वेश्चन समझ में आएगा, ध्यान रखना, नोट कर लेना एक बार इस क्वेश्चन को। ज्यादा पूछा, हाँ भगत सिंह का राइट आंसर है, दोनों रूपों में अवशोषित करा। क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका का ध्यान रखना कि नाइट्रोजन पौधों को किन दो रूपों में प्राप्त होता है, दोनों रूपों में प्राप्त होता है, या तो अमोनियम में होगा या नाइट्रेट में होगा। धान का पौधा पूछे तो अमोनियम में जाएगा और अधिकांश पौधे पूछे तो किस में जाएगा। तो अपने बात चल रही थी यहाँ कि ऐसे तीन ऐसे पोषक तत्व है जो पौधे को अपचयित और ऑक्सीकृत अवस्था में प्राप्त होते हैं। तीन पोषक तत्वों का तो विशेष ध्यान रखना, कौन कौन से हैं। एक तो फेरिक, दूसरा है मैग्नीज और तीसरा है कॉपर। तीन ऐसे पोषक तत्व है जो पौधों को अपचेत या अपचेत की बात है। Fe+2, Fe+3, मैग्नीशियम Mn+2, Mn+3, Mn+4, यानी 7 तक होता है। फिर +2 और Cu+3। लास्ट क्वेश्चन में बात करूंगा, यानी ये कौन सी अवस्था होगी जिसकी संयोजकता कम होती है, उस अवस्था को कहते हैं हम अपचयित। ये विशेष ध्यान रखना, जिसकी संयोजकता, जिस पोषक तत्व की +2 वाली संयोजकता कम होगी, अब जिसकी संयोजकता अधिक होगी, यानी कौन सी आ रही है, 3 अवस्था आ रही है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकृत अवस्था। या तो क्वेश्चन दे देगा फेरिक पौधों के किस रूप में होता है, धनायन या ऋणायन में, तो कौन सा आएगा, धनायन के रूप में। धनायन के कौन से रूपों में, दोनों रूपों में। लेकिन मैक्सिमम जो क्रॉप है वो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ये तो अपन को ध्यान रखना, फेरस में, न कि फेरिक में। अब देखो अपचयित अवस्था, अब यहाँ से या तो ऐसे पूछ सकता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो ये अपचयित अवस्था में, यानी पौधे इन 3 पोषक तत्वों को कौन सी अवस्था में सर्वाधिक अवशोषित करता है, तो कौन सी में ऑक्सीकृत में नहीं करता है। विशेष ध्यान रखना, कौन सी अवस्था में जाएगा, अपचयित अवस्था में। यानी जिस पोषक तत्व की संयोजकता कम होगी वो पोषक तत्व पौधों को अधिक अवशोषित होगा। ये हो गया, हाँ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये हो गया। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी एक टाइम हो चुका है। हमारी अगली तो अभी लाइव से जुड़े रहिए। 10-56 हो गया। आओ सर, वेलकम आपका।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास चल रही थी एग्रीकल्चर की, अब अपन देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेट एग्जाम में, उसमें से 9 to 10 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आते हैं और लगभग 30 to 31 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल केमिस्ट्री से। तो अपन यहाँ पे एक जनरल केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करते हैं जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में अपने को जेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं अम्ल क्षार सिद्धांत। अम्ल क्षार सिद्धांत, और अम्ल क्षार सिद्धांत में भी अपन जो फर्स्ट सिद्धांत है वो डिस्कस करते हैं ब्रोंस्टेन लोरी सिद्धांत, या उसका दूसरा नाम है संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत या प्रोटोजेनिक सिद्धांत। तो फर्स्ट अपना है ब्रोंस्टेन लोरी सिद्धांत या फिर संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत, संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत या इसके अलावा एक नेम और देते हैं इसको प्रोटोजेनिक सिद्धांत, प्रोटोजेनिक सिद्धांत। यानी ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार कौन सी प्रजाति अम्ल की तरह व्यवहार करेगी और कौन सी प्रजाति क्षार की तरह व्यवहार करेगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? तो ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार अम्ल उसे कहते हैं यानी वह प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन त्यागे या OH आयन ग्रहण करे क्या कहलाती है? अम्ल कहलाती है। तो अम्ल सबसे पहले अपन देख रहे हैं ब्रोंस्टेन लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार किसे कहते हैं? तो अम्ल किसे कहते हैं? ऐसी प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन त्यागे या OH- आयन ग्रहण करें क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है? ब्रोंस्टेन लोरी ने क्या बोला कि अम्ल वे प्रजाति हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर H+ आयन त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। फर्दर अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। HCl है, उसको अगर जल में डाला जाए तो ये HCl है और जल की क्रिया के मध्य हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन इसका फॉर्मेशन होता है। तो अपन अम्ल किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ त्यागे, वो ब्रोंस्टेन लोरी या संयुग्मी अम्ल क्षार या प्रोटोजेनिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? अम्ल है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इस अभिक्रिया के अंदर अम्ल कौन है। जस्ट 1 मिनट। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास H2O जल है, HCl एसिड है और वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl H+ आयन प्लस Cl आयन के अंदर टूटेगा और ये H+ आयन जल के पास क्या है? लोन पेयर। तो जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो HCl किसकी तरह कार्य कर रहा है? अम्ल की तरह, क्योंकि HCl क्या त्याग रहा है यहाँ पे? थैंक यू प्रेम बिश्नोई, विकास चौधरी थैंक यू, भरतलाल थैंक यू। तो HCl किसकी तरह कार्य कर रहा है? अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड प्लस H2O, एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। सेकंड एग्जांपल बताओ, कौन अम्ल है और कौन क्षार है? अम्ल कौन है? क्या बोला अभी सामने डेफिनेशन है ना, ऐसी प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ त्यागे या OH आयन ग्रहण करे। H+ कौन त्याग रहा है इस अभिक्रिया में? आंसर दो। H+ आयन त्यागे और H आयन त्यागेगा, वो क्या कहलाएगा? अम्ल। देखो जो एसिटिक एसिड है वो H आयन त्यागेगा तो एसीटेट आयन बनेगा प्लस H+ आयन, और ये H+ आयन फर्दर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उन पे अटैक करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और अपने पास क्या बन जाएगा? एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन बन गया अपने पास। तो इस अभिक्रिया में H+ आयन त्याग कौन रहा है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल H+ आयन त्याग रहा है, इसका मतलब अम्ल कौन होगा? एसिटिक अम्ल। क्लियर है?
आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। प्रिंस, प्रिया जांगिड़, एसिटिक अम्ल राइट आंसर। प्रेम बिश्नोई, एसिटिक अम्ल राइट आंसर। इसके बाद में देखो, अगर अपन अम्ल से संयुग्मिक क्षार बनाएं तो अपन अम्ल में से एक H+ आयन हटा देते हैं। यह अपने को अम्ल दे रखे हैं और अम्ल से अपने को क्या बनाना है, संयुग्मिक क्षार। संयुग्मिक क्षार, तो अम्ल से संयुग्मिक क्षार बनाना आपको, और जो प्रजाति आपको दे रखी है अम्ल की कोई सी भी, उसमें से -1 H+। ध्यान रखना, संयुग्मी अम्ल क्षार के मध्य सदैव अंतर एक H+ आयन या एक OH- आयन का होता है। अगर डिफरेंस एक H+ आयन या OH- आयन से अधिक आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर रॉन्ग है। तो इधर मैं लिख रहा हूं अम्ल और इधर आपको संयुग्मी क्षार बताने होंगे। संयुग्मी क्षार अम्ल कौन सा है, HCl, HBr, H2SO4, H2S, इसके अलावा HNO3 और H2CO3। ये अपने पास अम्ल हैं। इन अम्ल के अपने को क्या बनाने हैं, संयुग्मी क्षार। तो देखो अपन ने सीखा है अम्ल में से एक H+ आयन अगर अपन हटा दें तो अपने को क्या प्राप्त होता है, उस अम्ल का संयुग्मी क्षार। तो HCl है, HCl में से एक H+ आयन अगर मैं हटाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, Cl- आयन, क्लोराइड आयन। प्रेम बिश्नोई राइट आंसर, थैंक यू। विकास चौधरी थैंक यू। प्रेम बिश्नोई फिर से Br, थैंक यू, वेरी गुड। Br- Cl- और HSO4-। H2SO4 कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2S, HS-, HNO3, NO3- और H2CO3, SCO3-। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, काफी टाइम जेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अभी मैंने बताया था संयुग्मी अम्ल क्षार में सदैव एक H+ आयन या एक OH- आयन का अंतर होगा। HCl के अंदर कितने H+ आयन है, एक। यहां पर कितने हैं संयुग्मी क्षार में, 0। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहां देखो H2SO4 के पास कितने H+ आयन है, 2। तो HSO4-, इसमें कितने हैं संयुग्मी क्षार में, H आयन की संख्या 1। डिफरेंस कितने का है, 1 का। H2S है, H2S के पास कितने H+ आयन है, 2। तो HS के अंदर कितने हैं, 1। डिफरेंस कितने का, फिर से 1 का। HNO3 के पास कितने H+ आयन है, 1। और NO3- के पास कितने हैं, 0। तो डिफरेंस फिर से कितने का आ रहा है, 1 का। और ऐसे H2CO3 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। यानी अपन ऑप्शन को देख के डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं विथिन 5 सेकेंड्स के अंदर। अब देखो जो जेट 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा था वो है H2CO3 का संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार है। ऑप्शन फर्स्ट है CO3-2, ऑप्शन बी है SCO3-, ऑप्शन सी है O2-, और ऑप्शन डी है ऑल। ये जेट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट। तो H2CO3 का संयुग्मिक क्षार बनाना है। संयुग्मिक क्षार बनाना है, मैंने क्या बताया, जो भी प्रजाति आपको दी है उसमें से एक H+ हटा दो या एक OH- जोड़ दो। यहाँ पे अपने को OH- जुड़ा हुआ तो कोई दिख नहीं रहा है ऑप्शन, तो H2CO3 है। इसमें से अगर मैं -1H+ रिमूव करूं, एक H+ हटाऊं, तो मेरे को पास प्राप्त होगा SCO3-। क्लियर है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था कि संयुग्मी अम्ल क्षार के अंदर सदैव एक H+ आयन या एक OH- आयन का डिफरेंस होता है। क्लियर, देखो H2CO3 के अंदर कितने H+ आयन हैं, 2। जिसके पास एक H+ आयन होगा उसका डिफरेंस इसके साथ कितना आएगा, 1, और वही राइट आंसर। यहाँ कितने, 0, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट अपन ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो BHU एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, BHU एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन है
N3H का संयुग्मिक क्षार है, संयुग्मिक क्षार है। ये क्वेश्चन BHU एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है N3H2, ऑप्शन बी है N3-, ऑप्शन सी है N-3, ऑप्शन डी है N-। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, BHU एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो N3H है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल है। अपने को डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करना है। N3H के अंदर कितने H+ आयन है? ओनली 1। तो जिसके अंदर 0 H+ आयन होंगे, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में आगे H+ आयन त्याग नहीं सकता, उसके साथ इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो अपना वही आंसर हो जाएगा। इधर देखो N3H2 रॉन्ग, N3-, N3H -1H+, N3-, ये अपना राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 3 है नाइट्राइड आयन N-3, रोंग, ये सी रोंग है। प्रिंस अभी, बी आंसर राइट, वेरी गुड। सरोज महेंद्र भास्कर, बी आंसर राइट। वीर चौधरी, बी आंसर राइट। किरण कुंवर, बी आंसर राइट। भरत लाल, बी आंसर राइट। मूलचंद भाकर, सी आंसर रोंग। राजेंद्र जोशी, बी आंसर राइट। देखो सी आंसर क्यों नहीं हो सकता? N3- है एजाइड आयन। कौन सा आयन है? एजाइड आयन। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मिक क्षार है, मैं ऑप्शन नहीं देके यहाँ पे आयन दे देता, नाइट्राइड आयन, एजाइड आयन, इसके अलावा ऑक्साइड आयन, और नीचे लिख देता ऑल। तो आप ध्यान रखो N3- को बोलते हैं अपन एजाइड आयन, और इसके साथ देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। तो बी राइट आंसर। N-3 क्या है? नाइट्राइड आयन। कौन सा आयन है? नाइट्राइड आयन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है वो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अपने को जो फॉर्मूले हैं उनके नेम आने चाहिए। N3- एजाइड आयन BHU एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? फिर इससे आगे एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार है, संयुग्मिक क्षार है। इंपॉर्टेंट संयुग्मिक क्षार मैंने बताया था, जो भी प्रजाति आपको दी है उसमें से एक H+ आप हटा दो, रिमेनिंग जो प्रजाति है उस पर -1 चार्ज आएगा। पहले से अगर -1 प्रेजेंट है तो इंक्लूड होकर -2 हो जाएगा, -2 है तो -3 हो जाएगा। क्लियर है? तो संयुग्मिक क्षार है। अभिक्रिया क्या है आपके पास? HBr + H2O और H3O + Br-। क्लियर है? ये आपके पास अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर आपको संयुग्मिक क्षार बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है H3O+, सेकंड ऑप्शन है H2O, थर्ड ऑप्शन है HBr और डी ऑप्शन है Br-। अपने को ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देना है। एक बार ऑप्शन रीड कर लिया, ऑप्शन देख के अपने को कंफ्यूज नहीं होना। देखो अपने को HBr से क्या बनाना है? संयुग्मिक क्षार। ये HBr, और जब भी आपको किसी प्रजाति से संयुग्मिक क्षार बनाना है तो -1H+, Br-। डिफरेंस कितने का आ रहा है H+ आयन का? 1 का। तो Br- अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्ल है। अब आप सोचोगे HBr क्यों लिया, H2O क्यों नहीं लिया? तो HBr एसिड है, जल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस कारण प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार क्या हो जाएगा? Br-। क्लियर है? आंसर सी रॉन्ग है। सी तो HBr है, HBr का संयुग्मिक अम्ल थोड़ी बनता है। आंसर डी, राजेंद्र जोशी, वेरी गुड। आशीष बेनीवाल, डी आंसर, वेरी गुड। मूलचंद भाकर, डी आंसर, वेरी गुड। प्रिंस अभी, डी आंसर, वेरी गुड। प्रिया जहांगीर, डी आंसर, वेरी गुड। थैंक यू। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो भी प्रजाति दी है उसमें से एक H+ आयन हटा दो, अपने पास क्या बन जाएगा? उसका संयुग्मिक क्षार।
तो कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे जो जेट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब अपन सेकंड बात करते हैं, ब्रोंस्टेड क्षार। ब्रोंस्टेड लोरी क्षार कहते किसे हैं? तो सेकंड है, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन ग्रहण करें या OH- आयन त्यागे, क्या कहलाते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यह फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, वे प्रजाति जिनके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तथा H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं, ब्रोंस्टेड क्षार कहलाती है। राइट, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म। थर्ड पॉइंट है, सभी ऋणावेशित प्रजाति ब्रोंस्टेड क्षार है। अपन सबसे पहले देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। NH3 है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, NH3 का संयुग्मी अम्ल NH4+ है। सेकंड बी ऑप्शन है, NH3 का संयुग्मी क्षार N-3 है। थर्ड ऑप्शन सी है, SCO3- का संयुग्मी क्षार CO3-2 है। और डी ऑप्शन है A एंड C। बोथ, सोचो, A एंड C बोथ। तो देखो, अभी मैंने बताया था आपको, अम्ल से अगर आपको संयुग्मी क्षार बनाना है तो आपको -1H+, और अगर आपको क्षार से संयुग्मी अम्ल बनाना है तो +1H+। अगर आपको अम्ल से संयुग्मी क्षार बनाना है तो आप एक H+ आयन उस प्रजाति में से हटाओ, और क्षार से अगर आपको संयुग्मी अम्ल प्राप्त करना है तो जो प्रजाति दी है उसमें एक H+ आयन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? संयुग्मी अम्ल। तो आंसर सी, राइट। आंसर ए क्यों नहीं होगा फिर? आंसर ए क्यों नहीं हो सकता? सी बता रहे हो तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना, अभी तो बताया मैंने। ए नहीं, राइट। तो फिर कौन सा है? महेश सेवदा, गुड। आंसर बताओ भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट। देखो इधर देखो, अपने पास है NH3 का संयुग्मी अम्ल है। अपने को NH3 का संयुग्मी अम्ल चाहिए, तो NH3 के पास लोन पेयर है, इस पे एक H+ आयन जोड़ो आप, तो क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन। अरे अभी तो एग्रीकल्चर में पढ़ रहे थे, अमोनियम आयन पौधे नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं ना, नाइट्रेट के रूप में भी करते हैं।
अभी फर्स्ट जो लाइव क्लास चल रही थी उसमें देखा था। तो NH4 ये क्या हो गया, इसका संयुग्मी अम्ल है, किसका, NH3 का। ऑप्शन ए क्या है, राइट। NH3 का संयुग्मिक क्षार, अगर NH3 का आपको संयुग्मिक क्षार बनाना है तो -1H प्लस करो इसमें से, तो NH2 माइनस बनेगा, N-3 थोड़ी बनेगा, तो बी ऑप्शन रॉन्ग। सी ऑप्शन देखो, SCO3 का संयुग्मिक क्षार, तो SCO3 में से क्या करो आप, -1H प्लस, CO3 -2 कार्बोनेट आइन, डिफरेंस वही एक का आ रहा है, ध्यान दो। तो सी भी राइट, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आंसर डी राइट है, ए और सी बोथ, इसलिए आंसर जाएगा अपना डी, क्योंकि दो स्टेटमेंट अपने पास सही हैं, ए और सी, तो आंसर जाएगा अपना डी, क्योंकि डी के अंदर ए और सी दोनों स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया है। क्लियर है, क्वेश्चन आपके क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जल की प्रकृति। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार जल की प्रकृति क्या है, तो ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार या संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार या प्रोटोजेनिक सिद्धांत के अनुसार, सुरेश जाखड़ काफी लेट आंसर दिया, डी राइट। कुंभाराम बोला डी आंसर राइट। मूलचंद भाकर डी आंसर राइट। चलो समझ में तो आया। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार जल H2O है, अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, अर्थात उभयधर्मी है, उभयधर्मी है। अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, अर्थात उभयधर्मी है। तो जल की प्रकृति के बारे में ब्रोंस्टेन और लोरी या संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत या प्रोटोजेनिक सिद्धांत, जिसमें से हर साल जेट में क्वेश्चन आता है, अपन ने जेट BHU के काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसके अनुसार जल की प्रकृति पूछता है। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार जल है, उदासीन है कि अम्ल है कि क्षार है, कि नीचे लिख देता है उभयधर्मी है, अर्थात दोनों प्रकृति शो करता है, अम्ल की भी और क्षार की भी। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार इसका मतलब जल क्या है, उभयधर्मी है। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, ब्रोंस्टेन क्षार सबसे प्रबलतम है, सबसे प्रबलतम है या सबसे प्रबल है, यानी कौन सा ब्रोंस्टेन क्षार है वो सबसे प्रबल है। ऑप्शन ए है HI, बी ऑप्शन है HBr, सी ऑप्शन है HCl और डी ऑप्शन है HCN। किसका ब्रोंस्टेन क्षार या संयुग्मी क्षार सबसे प्रबलतम है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर दो कमेंट बॉक्स में। तो अपने को एक सेंटेंस याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार या ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार जो क्षार बनता है दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। और प्रबल अम्ल के अगर अपने को एग्जांपल याद है तो ये क्वेश्चन फटाफट ट्रिक से हो जाएगा। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, H2SO5, CF3COOH ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और एक पिक्रिक एसिड जो डायरेक्ट नेम से पूछा जाता है BHU एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसको अपन बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। अब अपन के लिए क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन पूछा है किसका ब्रोंस्टेन क्षार सबसे प्रबलतम है, तो सबसे पहले अपने को दे क्या रखे हैं, एसिड दे रखे हैं, इनके आप ब्रोंस्टेन क्षार बनाओ यानी संयुग्मिक क्षार बनाओ। ऑप्शन डी वेरी गुड भरतलाल राइट आंसर। विकास चौधरी
SCN वेरी गुड, शाबाश। राहुल चौधरी सी आंसर रॉन्ग। कुंभाराम बोला ए आंसर रॉन्ग। नवीन भास्कर बी आंसर रॉन्ग है भाई। देखो सबसे पहले प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, H2SO5, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसका साधारण नाम है पिक्रिक अम्ल, डायरेक्ट पूछा जाता है। BHU एग्जाम में लास्ट ईयर 2019 में पूछा है, निम्न में से पिक्रिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल, मेटानाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो ध्यान रखना है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 3 नाइट्रो ग्रुप आ रहे हैं, तो ट्राई नाइट्रो और बेंजीन रिंग के ऊपर एक H को अगर वो S से अपन रिप्लेस कर दें तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, फिनोल। तो इसका ध्यान रखना है, BHU एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था। प्रिया जांगी डी आंसर राइट। एक्सप्लेनेशन देखो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बनेगा Cl-। मैंने स्टेटमेंट में साफ लिखा है प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार क्या होता है, दुर्बल। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक। इधर देखो HI, ये अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कॉन्जुगेट संयुग्मी क्षार बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, वो होगा I-, तो ये क्या होगा, वीक। HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा Br-, वो भी क्या होगा, वीक। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, डी। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो अगर आपको अगर प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल याद हैं तो क्वेश्चन विथ इन 2 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। अपने को पता है हेलोजन में HF के अलावा जो HCl, HBr, HI है वो प्रबल अम्ल है, तो इनके द्वारा जो संयुग्मिक क्षार बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो आंसर डी बच गया, SCN। SCN के द्वारा जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा Cn-, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्वेश्चन भी जेट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ट्रिक से सोल्व करना है, ऐसे ऑप्शन पे नहीं जाना, तुक्का नहीं मारना बिल्कुल भी। प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार क्या होता है, दुर्बल। इसका वाइस वर्सा अप्लाई होता है, दुर्बल अम्ल का संयुग्मिक क्षार भी क्या होता है, प्रबल होता है। क्लियर है। अगर मान लो मैं ये नहीं देके आपको ये दे देता I-, Cl-, Br- और Cn-, और क्वेश्चन में पूछता किसका संयुग्मी अम्ल दुर्बलतम होगा, तो किसका संयुग्मी अम्ल दुर्बलतम होगा, जिसका संयुग्मिक क्षार प्रबल है उसका संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। किरण कुमार डी आंसर राइट। तो इन क्वेश्चंस का आप ध्यान रखो। ये ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार जल क्या है, उभयधर्मी अम्ल क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। कुछ क्वेश्चन जो अपन ने ट्रिक से सोल्व किए, एक H+ और एक OH- का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल और क्षार के अंदर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है फिनोल का संयुग्मी क्षार है। फर्स्ट ऑप्शन ए है सोडियम फिनॉक्साइड, सेकंड है फिनॉक्साइड, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी है बेंजीन। आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर। कुंभाराम बोला राइट आंसर, वेरी गुड, थैंक यू। देखो फिनोल अभी मैंने बताया था, बेंजीन रिंग के ऊपर एक H+ को अगर अपन OH- से रिप्लेस कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, फिनोल। यह है अपने पास फिनोल। अब फिनोल का मुझे चाहिए क्या, संयुग्मिक क्षार, तो फिनोल में से एक H+ आयन हटाना मुझे। और ध्यान रखना हाई EN एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जो डायरेक्ट H एटम हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसके अलग कार्बन पे जो H+ है वो भी तो एसिडिक हो सकता है, वो नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाई EN एलिमेंट है, इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, अम्लीय है। तो अपने को फिनोल से
अपने को क्या बनाना है इसका संयुग्मिक क्षार, तो -1H+ और H+ निकलेगा कौन सा, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है। तो अपने पास ये स्ट्रक्चर बनेगी और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। राइट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, फिनॉक्साइड। क्लियर है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस प्रजाति का संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा। ऑप्शन ए है H2CO3, ऑप्शन बी है H2S, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है H2SO4। किस प्रजाति का संयुग्मिक क्षार, इंपॉर्टेंट वर्ड संयुग्मिक क्षार, और वो भी वीक। आंसर क्या आना चाहिए, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो अभी मैंने बताया था, अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार क्या होता है, दुर्बल, और दुर्बल अम्ल का संयुग्मिक क्षार क्या होगा, प्रबल। तो अपने से पूछा किस प्रजाति का संयुग्मिक क्षार दुर्बल होगा, यानी इस संयुग्मिक क्षार का जो अम्ल है वो अम्ल क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। और आपको प्रबल अम्ल कौन सा दिख रहा है इसमें से, प्रबल अम्ल कौन सा दिख रहा है, रॉन्ग, क्योंकि वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। H2S भी दुर्बल अम्ल है और एसिटिक एसिड भी दुर्बल अम्ल है। अभी एग्जांपल लिखवाया था ना मैंने। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग H2SO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल अम्ल है और ऑक्सीकारक का काम करता है। इसका जो संयुग्मिक क्षार बनेगा HSO4- वो क्या होगा, वीक होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके साथ ही 2018 में जेट में क्वेश्चन पूछा गया, जिसका जिक्र अभी कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रोंस्टेन अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है Na2CO3, ऑप्शन बी है PO4-3, ऑप्शन सी है CO3-2, ऑप्शन डी है अमोनिया। कमेंट बॉक्स फटाफट आंसर दो। ब्रोंस्टेन अम्ल और क्षार कहने का मतलब उभयधर्मी की तरह कार्य करता है। कमेंट बॉक्स आंसर। न्यू क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर दिया था आपने कि सामने निम्न में से कौन सा ब्रोंस्टेन अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। जेट 2018 का क्वेश्चन है। सोचो देखिए 1 मिनट। वीर चौधरी, डी आंसर राइट, वेरी गुड, थैंक यू। देखो Na2CO3 ये तो सॉल्ट है, NaOH + H2CO3 का लवण है, ये तो रॉन्ग है। PO4-3 ब्रोंस्टेन अम्ल क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन त्यागे। इसके पास H+ आयन है तो है ही नहीं, तो त्यागेगा कहां से, रॉन्ग। CO3-2 ये भी रॉन्ग, क्योंकि H+ आयन नहीं है। ग्रहण तो कर सकते हैं दोनों, ब्रोंस्टेन बेस की तरह कार्य कर सकते हैं, लेकिन त्याग नहीं सकते क्योंकि इनके पास H+ आयन है ही नहीं। NH3 H+ आयन त्याग भी सकता है और H+ आयन ग्रहण भी कर सकता है। -1H+ तो बनेगा NH2-, और लोन पेयर है, एक H+ अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, NH4+, अमोनियम आयन। तो राइट आंसर डी। किरण कुमार, डी आंसर, वेरी गुड, राइट। भरतलाल, NH3 राइट आंसर। मूलचंद भाकर, डी राइट आंसर। वीर चौधरी, डी राइट आंसर। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ये अपनी प्रैक्टिस थी जेट लेवल के क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट आपके पास
फिर से एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास रेगुलर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो क्लास होगी वो होगी एग्रीकल्चर बायो की। तो एग्रीकल्चर बायो में देखते हैं कुछ टॉपिक। एग्रीकल्चर के जो 40 क्वेश्चन है, उसके अलावा जो केमिस्ट्री है उसके 40 क्वेश्चन है, और बायोलॉजी है उसके भी क्या है 40 क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं बायो की। बायोलॉजी में जो 40 क्वेश्चन का वेटेज है वो अलग अलग है। 40 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चन है वो तो पूछे जाएंगे बॉटनी से, और जूलॉजी है उससे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। तो जो बॉटनी के जो 25 क्वेश्चन है उसमें से जो 10 क्वेश्चन है वो आएंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी से। और एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसमें भी जो प्लांट पैथोलॉजी है उसमें जो खरीफ क्रॉप डिजीज है, रबी क्रॉप डिजीज है, और जो फ्रूट वाली जो डिजीजें हैं उनसे पिछली बार 3 क्वेश्चन है वो तीनों चैप्टर से अलग अलग से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बात करते हैं खरीफ क्रॉप डिजीज की। खरीफ क्रॉप डिजीज, जो खरीफ क्रॉप डिजीज है उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं भी डिजीज क्या है। जब तक अपने जो टर्म्स है वो क्लियर नहीं होंगे तब तक अपन इसको चाहे रट भी लें तो अपने को समझ में नहीं आएगा, और जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। डिजीज, डिजीज मीन्स इज the condition which in plant is not able to carry out function प्रॉपरली। डिजीज क्या है? डिजीज मीन्स जब प्लांट है उसमें कुछ ऐसा हो जाए या ऐसी कंडीशन आ जाए जब प्लांट वो अपने जो फंक्शन है जैसे फोटोसिंथेसिस है, जो सारे फंक्शन है वो सारे प्रॉपर तरीके से अपन वो है कैरी नहीं कर पाए तो उसको डिजीज बोलेंगे। डिजीज के बाद में जो नेक्स्ट टर्म यूज ली जाती है वो है पैथोजन। पैथोजन मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म that is responsible for causing डिजीज। पैथोजन क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कोज करता है उसको क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। डिजीज किसको बोलेंगे? डिजीज वो है जिसमें जो प्लांट है वो अपने जो फंक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से कैरी आउट है वो नहीं कर सकता, उसको डिजीज बोलेंगे। और एक टर्म और काम में आएगी वो है वेक्टर। इंसेक्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म that is transfer the disease one plant to other plant।
वेक्टर क्या है? वेक्टर का मतलब होता है वाहक या फिर जो डिजीज है उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे स्प्रेड करने वाला, या फिर कह सकते हैं जो डिजीज प्लांट है उससे जो हेल्थी प्लांट है उस पर डिजीज को ट्रांसफ़र करने वाले को वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर का अगर एग्जांपल लें अपन तो जो वायरस वाली डिजीज है उसका जो वेक्टर है वो है, जो वेक्टर है वो वायरस वेक्टर है, और वायरस को जो यूज वेक्टर है वो वाइट फ्लाई है, वो एज ए वेक्टर के रूप में काम करता है। और डिजीज़ है, डिजीज़ में जो एग्जांपल है वो डिजीज़ अपन सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। और पैथोजन है, पैथोजन का मीन्स कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ के लिए उसको भी अपन डिस्कशन कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रीन ईयर डिजीज़, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ जिसको ग्रीन ईयर भी बोला जाता है। और ये जो पिछला जो एग्ज़ाम है 2019 का, उसमें इस डिजीज़ का एक क्वेश्चन सीधा सीधा है और उसका जो पैथोजन है वो इसमें पूछा गया है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा और ग्रीन ईयर, ईयर का मीन्स जो बाली है उसको ईयर बोलते हैं, ग्रीन ईयर। और इसको जो राजस्थान में जो लोकल नेम है वो है जोगिया। जोगिया डिजीज है, जैसे मान लो एग्जाम है तो वो हिंदी में आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, तो हिंदी में जोगिया लिखा हो तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है जो टर्म्स है वो इंग्लिश की इंग्लिश टू हो जाती है और हिंदी वाली भी हिंदी में लिखी जा सकती है। तो ये जो सारे इसके जो अदर नेम है वो आपको याद होने चाहिए। इसको सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर किसने किया था, या फिर सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इन इंडिया फर्स्ट डिस्कवर बाय E.J. बटलर, फर्स्ट डिस्कवर बाय E.J. बटलर। और ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो E.J. बटलर है वो क्या है? जो प्लांट पैथोलॉजी है इंडियन की, या फिर कह सकते हैं इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का क्या है ये? फादर। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। और जो वर्ल्ड की है उसका है हेनरिच एंटोनी डी बेरी है, वो जो वर्ल्ड की जो प्लांट पैथोलॉजी है उसका फादर है, और इंडियन प्लांट पैथोलॉजी है उसका फादर कौन है? E.J. बटलर। और E.J. बटलर है, इसने सबसे पहले जो डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है इसको क्या है? डिस्कवर किया था। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स। इसको हम एज ए जेट के या फिर ICR या BHU के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो उस वे में अपन क्या है, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, जो मेन हेडिंग्स है उन्हीं को अपन देखेंगे। जो सिम्टम्स है उसमें तो अपन चाहें तो पूरा लेक्चर है वो सिम्टम्स पे ही डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो कहाँ से पुट आउट होगा? इसके सिम्टम्स में जो स्टेज है वो 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है वो है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, जो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है उसमें जो सिम्टम्स है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भी जो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है उसमें सिम्टम्स है वो कहाँ पे सीन होंगे? तो वो होंगे लीव्स पे, या फिर कह सकते हैं सिम्टम्स सीन ऑन लीव्स। तो इसमें जो सिम्टम्स है वो कहाँ पे सीन होंगे? लीव्स पे होंगे। और जो दूसरी स्टेज है वो है ग्रीन ईयर स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज, या फिर हिंदी में कहें तो फिर हरित बाली रोग है, हरित वाली स्टेज है, उसमें जो सिम्टम्स है वो शो होंगे इन्फ्लोरेसेंस पे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब जो पुष्पक्रम है उस पे ये सिम्टम्स है वो शो होंगे। और जब इन्फ्लोरेसेंस पे ये अटैक करेगा तो उसके बाद में क्या है, जो ईयर है फॉर्मेशन, ईयर का जो फॉर्मेशन है या फिर जो बाजरे की बाली बननी है वो नहीं बन पाएगी, और वहाँ पे क्या है गुच्छे टाइप क्या है जो लीफ है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है
वो है भी इसके जो सिम्टम्स है वो डाउनी मिल्ड्यू के स्टेज के जो सिम्टम्स है वो कहाँ पे सीन होंगे, स्टेम पे होंगे, लीव्स पे होंगे, या फिर इन्फ्लोरेसेंस पे होंगे, या फिर किस पे होंगे। तो राइट आंसर है वो होगा लीव्स। और जो ग्रीन ईयर स्टेज है उसका पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो सिम्टम्स है वो होंगे, इन्फ्लोरेसेंस है उस पर शो होंगे। अब बात करते हैं इसके पैथोजन की या फिर कोजल ऑर्गेनिज्म है उसकी बात करें। तो यह क्वेश्चन जो कोजल ऑर्गेनिज्म का जो नेम है, जो जितनी भी डिजीज है सारी की सारी डिजीज उनके आपको जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो आपको याद होने चाहिए। इसका जो पैथोजन कहें अपन, पैथोजन है इसका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसका जो पैथोजन है वो कौन सा है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और इसके डिजीज के जो स्प्रेड है ये कहाँ से जनरेट हो सकती है, तो वो है सीड बोर्न और सॉइल बोर्न। ये डिजीज या तो सीड से हो सकती है या फिर सॉइल से जनरेट हो सकती है। और एक क्वेश्चन जो और है वो बन सकता है, इसका जो सेक्सुअल स्पोर है वो क्या है, सेक्सुअल स्पोर इज ऊ स्पोर। सेक्सुअल स्पोर का मीन्स है भी कौन सा ऐसा जो फर्स्ट स्पोर है जिससे क्या है ये डिजीज आगे मल्टीप्लाई होगी और आगे एक जो डिजीज है उसका आकार ले लेगी। तो इसका जो सेक्सुअल स्पोर है वो है ऊ स्पोर। ऊ स्पोर जनरेट होगा तो अपने को पता होना चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में भी सबसे पहले है वो हाइपा बनेगा, हाइपा से आईपी, फिर कोनिडिया, ऊ स्पोर, और उससे फिर आगे माइसीलियम वगैरह है, ये सारे रिप्रोड्यूस होंगे और फिर एक डिजीज का रूप ले लेंगे और ये आगे स्प्रेड हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो स्टेज से बन सकते हैं। कौन कौन सी स्टेज है, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है, और डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है उसमें उसका नाम है वो डाउनी मिल्ड्यू क्यों रखा गया, डाउनी मिल्ड्यू इसलिए रखा गया क्योंकि जो उसकी लीव्स है उसके जो लोअर पार्ट है उस पर सिम्टम्स है वो शो होंगी। वाइट कलर की आपको जो स्ट्रिप्स है वो दिखाई देगी, तो या फिर अपन कह सकते हैं सफ़ेद कलर की, सफ़ेद रंग की धारियाँ हैं वो शो होगी, तो उसी वजह से उसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू रखा गया है। और जो दूसरी स्टेज है ग्रीन ईयर स्टेज, उस पर जो इनफ्लोरेसेंस है या फिर बाली है उसकी वो पूरी की पूरी क्या है, उसमें जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है और पूरी की पूरी है बाली वो हरी हो जाती है, इसी वजह से उसका नाम है वो ग्रीन ईयर डिजीज रखा गया है। तो जो जेट के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो जो पैथोजन का बेसिस है वो हम क्लियर कर चुके हैं, सिम्टम्स है वो अपन क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में जैसे 3 टाइप आप 12th एग्रीकल्चर है उसमें पढ़ते हो, कल्चरल मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो कल्चरल में मोस्टली ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि सब में सिमिलर होता है। कल्चरल में अपने को क्या करना है, सर्टिफाइड सीड जो है वो यूज़ करना है, डिजीज़ फ्री सीड यूज़ करना है, और डीप समर प्लोविंग है वो अपने को काम में लेनी है। गर्मियों में जो गहरी जुताई है वो अपने को करनी है, और डिस्ट्रॉय द डिजीज़ प्लांट, जो पौधे रोगग्रस्त हो चुके हैं या फिर डिजीज़ हो चुकी है उन प्लांट को अपन उखाड़ के जला देंगे या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है केमिकल का। और बायोलॉजिकल है उसमें आप वैरायटी है जो बाजरे की एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है WCC 75। इस वैरायटी को आप याद रखें, जो जितनी भी पर्ल मिलेट की डिजीज है लगभग सबके प्रति इसमें रेजिस्टेंट पावर है, तो ये वैरायटी हो सकती है। और मैनेजमेंट में बात करें बायोलॉजिकल में और तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, उसके द्वारा भी अपन क्या है जो उसका मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। और जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केमिकल से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो फिक्स डिजीज़ है उसमें फिक्स केमिकल है और उससे जो इफेक्टिव कंट्रोल है यानी प्रभावी रूप से नियंत्रण है वो अपन कर सकते हैं। तो जो डिजीज़ थी वो कौन सी थी, डाउनी मिल्ड्यू, तो डाउनी मिल्ड्यू में जो केमिकल मैनेजमेंट है वो हम काम में लेंगे रिडोमिल,
तो क्वेश्चन आ सकता है विच फंजीसाइड इज यूज्ड इन डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, तो वो होगा रिडोमिल। डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है उसके अंदर रिडोमिल है, वो जो दवाई है वो हम काम में ले सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, कुछ केमिकल है जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं उन केमिकल के नाम और उनकी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम जो मोस्ट ऑफ है उनके याद कर सकते हैं और इससे अपने को क्या है आसानी होगी। तो है एक तो है डॉक्टर पीके, तो डी से बन जाएगा डाउनी मिल्ड्यू। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं हिंदी में बताओ, तो डाउनी मिल्ड्यू है उसको डाउनी मिल्ड्यू ही बोलेंगे, और पाउडरी मिल्ड्यू उसको बोलेंगे मर्दू चूर्निल आसिता है वो रोग बोलेंगे, और इसको बोलेंगे मर्दू रोमिल आसिता। तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है उसके लिए कौन सा आर आ रहा है, आर का मीन्स या आर का मतलब है वो क्या है, रिडोमिल। आर का मतलब क्या है, रिडोमिल। और जो पी है, पी से बनेगा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, और पाउडरी मिल्ड्यू में के से क्या बनेगा, केराथिन। तो ये दो डिजीज है, दोनों की दोनों में जो काम में लिए जा रहे हैं वो आप याद कर सकते हैं डॉक्टर पी के नाम की ट्रिक से। डी से डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू से रिडोमिल काम में लेंगे, और पी से पाउडरी मिल्ड्यू है या चूर्निल आसिता है उसमें केराथिन है वो काम में ले सकते हैं। तो ये इफेक्टिव कंट्रोल के कुछ केमिकल है, फंजीसाइड है, इनको आप याद रखें। और बात आती है फंजीसाइड और पेस्टिसाइड की, तो इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। फंजीसाइड और एक होता है पेस्टिसाइड। तो आपने मोस्ट ऑफ जो मार्केट में जो शॉप्स है, दुकानें हैं, उनमें आपने देखा होगा जमींदारा पेस्टिसाइड और ये फलाना पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड क्यों लिखा होता है, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड में क्या डिफरेंस है, या फिर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको एक आप थोड़ा सा टर्म से इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे इंग्लिश में मैं बात करूं तो ऑल पेस्टिसाइड आर इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड, बट ऑल फंजीसाइड आर नॉट पेस्टिसाइड। पेस्ट का मीन्स क्या है, पेस्ट का मतलब कोई भी ऐसा जीव या फिर जंतु जो फसल को नुकसान पहुंचाए वो क्या होगा, पेस्ट होगा। तो पेस्ट मीन्स जो भी नुकसान पहुंचाने वाला, और साइड का मतलब उसको मैनेज करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला। फंजाई है, इसका मतलब क्या होगा, फंगस। साइड का मतलब कंट्रोल करने वाला। तो फंजीसाइड में सिर्फ फंगस को कंट्रोल करने वाला, पेस्टिसाइड में ये सारे आ जाएंगे, फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, वायरिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये सारे हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल इंसेक्टिसाइड आर पेस्टिसाइड बट ऑल पेस्टिसाइड आर नॉट इंसेक्टिसाइड। और जब ट्रिक की बात करें थे तो हालांकि जो आगे डिजीज आएगी अपने रबी क्रॉप में, तो उसमें है RPSV। ये चार नाम आपके याद है, तो जो दो डिजीज है उनके जो केमिकल है, फंजीसाइड है, वो आपको याद हो सकते हैं। R का मीन्स रस्ट, P का मीन्स प्लांटावेक्स, S का मीन्स होगा स्मट, और V का मतलब होगा वीटावेक्स। रस्ट को हिंदी में बोलेंगे रोली रोग, और P का मतलब प्लांटावेक्स है, इसको हिंदी में प्लांटावेक्स ही बोलेंगे क्योंकि ये एक मेडिसिन है, एक दवाई का नाम है। S का मतलब स्मट, स्मट को कंडवा या फिर कंडवा रोग ही बोलेंगे इसको, और V का मतलब वीटावेक्स, ये वीटावेक्स है, ये यूज होता है। तो चार केमिकल के नाम देखे हैं। डी में डाउनी मिल्ड्यू, रिडोमिल है, और पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें कौन सा है, केराथिन है, और जो रस्ट है उसमें प्लांटावेक्स है, और स्मट है उसमें वीटावेक्स है। तो ये डिजीज कंप्लीट हो चुकी है, और इससे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो जो मैंने आपको मैटर दिया है उसी में से क्वेश्चन बनेगा जिसको आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है अर्गट। अर्गट को हिंदी में अर्गट ही बोलेंगे। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में बोलिए, मैं कोशिश करूंगा।
अर्गट ऑफ बाजरा। अर्गट ऑफ बाजरा या बाजरे का अर्गट रोग। इसमें आप देखिए अर्गट, अर्गट का मतलब या अर्गट का मीन्स है, अर्गट मीन्स, अर्गट का मतलब है वो होता है स्क्लेरेशिया। अर्गट का मीन्स है वो क्या होगा, स्क्लेरेशियम होगा। और अपन देखेंगे भी स्क्लेरेशिया और अर्गट ये क्या है, तो ये भी आगे जो टर्म्स आएगी वो क्लियर हो जाएगी। जो अर्गट डिजीज है इसमें मोस्टली 3 टर्म आती है। 3 टर्म कौन कौन सी है, फर्स्ट है अर्गट और दूसरी कौन सी है, अर्गोटिन। इसको अर्गोटॉक्सिन भी बोलते हैं। अर्गोटॉक्सिन या फिर अर्गट, ये क्या है, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, एल्केलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम स्क्लेरेशियम ऑफ क्लेविसेप्स फंगस, क्लेविसेप्स फंगस is known as अर्गोटिन। अर्गट क्या है, ऐसा एल्कलॉइड जो अपन कहाँ से लेंगे, जो क्लेविसेप्स जो फंगस है, क्योंकि इसका जो पैथोजन है वो कौन सा है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। तो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस में जो एल्कलॉइड होगा, एल्कलॉइड कैसे होगा, इसकी सिम्टम्स की है वो 2 स्टेज होगी, हनीड्यू स्टेज और स्क्लेरेशियल स्टेज। तो हनीड्यू स्टेज है या शहद वाली जो स्टेज है उसमें क्या है, जैसे मान लो ये बाली है, ईयर है, तो इस पर क्या है, चिपचिपा स्टिकली सबस्टांस या फिर चिपचिपा जो पदार्थ है, शहद जैसा पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का या ब्राउन कलर का जो सबस्टांस या पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ही अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये कहाँ से आता है, जो फंगस है वहाँ से, क्लेविसेप्स फंगस है उसके स्क्लेरेशिया जो स्टिकली सबस्टांस है, चिपचिपा पदार्थ है, उससे अपन प्राप्त करेंगे, तो वो होगा अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन। नेक्स्ट है वो है अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म क्या होता है, अर्गोटिज्म द डिजीज caused in human and animals after eating scleretia is known as अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म क्या है, जो ये स्क्लेरेशिया है इसको अगर बाजरे के साथ में ये मिक्स हो जाए और इसको हम खा लेते हैं या फिर पशु है वो खा लेते हैं, तो उससे जो डिजीज़ होगी उसमें हेडेक वगैरह या फिर सिर दर्द, उल्टी वगैरह जो वोमिटिंग है वो समस्या आएगी। तो उस डिजीज़ का नाम है वो क्या होगा, अर्गोटिज्म। तो 3 टर्म्स है, अर्गट है, अर्गट को क्या बोलते हैं, अर्गट मीन्स स्क्लेरेशियम या अर्गट का मतलब ही क्या है, स्क्लेरेशियम है। और अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, टॉक्स का मतलब होता है जहर। तो ऐसा जहर कहाँ से होगा, जो स्क्लेरेशियम है, क्लेविसेप्स जो फंगस है उसका जो स्क्लेरेशिया है उससे जो चिपचिपा पदार्थ जो ऑब्टेन होगा या जो उसको हम लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन। जो अर्गोटिज्म है वो क्या है, अर्गोटिज्म एक डिजीज है या फिर एक बीमारी है या एक रोग है। और रोग कैसे होता है, जब कोई पशु या फिर ह्यूमन है वो इसको स्क्लेरेशिया उसके साथ इसको खा लेते हैं, तो उससे क्या है डिजीज कोज होती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्गोटिज्म। उसके बाद में बात करते हैं पैथोजन की। पैथोजन, पैथोजन इसका है
हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस फंगस है, और ये डिजीज़ है वो कैसे कोज होती है, सीड बोर्न होती है और सोयल बोर्न। या तो ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड सीड से हो सकती है या फिर सोइल से हो सकती है। मोस्टली ये डिजीज़ है वो सीड से ही होती है। तो पैथोजन इसका कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसके जो आगे इसकी मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी मोस्ट है जो मैनेजमेंट इसका पूछा जाता है, वो है ब्राइन सॉल्यूशन। मैनेजमेंट में बात करें, जो कल्चरल है उसमें ही ये जो आएगा ब्राइन सॉल्यूशन आएगा। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है नमक का घोल या फिर साल्ट का सॉल्यूशन। कितना लेना है अपने को, 20%, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, बिफोर सोविंग द सीड 20% ब्राइन सॉल्यूशन इन डिप्ड द सीड फ्लोटिंग द स्क्लेरेशिया ऑन द अपर लेयर एंड सीड्स आर कलेक्टेड ऑन बॉटम साइड। तो जो जैसे मान लो ये बाल्टी है, इसको समझ लेते हैं हिंदी में। तो जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर अपने को क्या करना है, 20% का नमक का घोल लेना है अपने को, नमक का घोल या फिर ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसमें 20% का मीन्स क्या है, अगर 1 लीटर आप पानी लेते हो तो उसमें जो नमक है वो कितना डालोगे, कितना डालोगे बताओ, बताओ। देखिए 200 ग्राम जो नमक है वो आप इसमें डालोगे, तो 10 लीटर अगर भरेंगे बाल्टी में पानी तो उसमें लगभग 2 किलो नमक है वो अपन इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जैसे ये पानी है ये भर दिया, और अब इसमें सीड डालेंगे। तो सीड क्या है, जो डिजीज़ वाले जो या फिर जो इफेक्टेड सीड है जिसमें स्क्लेरेशिया प्रेजेंट है, तो वो सीड है वो क्या है, ऊपर फ्लोटिंग करेंगे या फिर ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो उनको तो अपन क्या करेंगे, हटा लेंगे। और जो सीड है तो उसमें थोड़ा वेट होगा क्योंकि वो तो खोखले हो चुके हैं, और सीड है वो नीचे जम जाएंगे, एट द बॉटम साइड आ जाएंगे। तो उनको अपन क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, और फिर इनको साफ पानी में धो के फिर छाया में सुखा के और इनको जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इनको, या फिर सोविंग है वो कर देंगे इनकी। तो ये डिजीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट डिजीज़ है इसका मोस्टली जो पैथोजन है वो पूछ लिया जाता है, वो है कॉटन विल्ट। कॉटन विल्ट का जो पैथोजन है वो कौन सा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फंगल स्पीशीज वो है वैसे इन्फेक्टम। पैथोजन कौन सा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और फंगल स्पीशीज है वो कौन सी है, वैसे इन्फेक्टम। और ये जो डिजीज है विल्ट, विल्ट का मतलब क्या होता है, ड्राई होना, कोई भी प्लांट है वो सूख जाना। तो जो फंगल वाली जो डिजीज है उसमें क्या होगा, एडिक्वेट अमाउंट में या डिस्पाइट टाइम में मॉइस्चर है वो फील्ड में प्रेजेंट होगी, उसके बावजूद भी क्या है, प्लांट है वो सूख जाएगा। या फिर ऐसा कहें तो ये अपना खेत है और इस खेत में अपन ने पानी लगा दिया है, पानी भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी क्या है, प्लांट है वो सूख जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विल्ट बोलेंगे। विल्ट है वो दो टाइप से, एक तो फंगस से है, एक वाटर है, उसकी कमी से भी हो सकती है। तो वाटर वाली जो विल्ट है वो है, एक तो परमानेंट विल्ट है, हालांकि ये सॉइल में आएगा, लेकिन साथ के साथ में जब विल्ट का जिक्र आ रहा है तो साथ में इसको भी साथ में लेते हैं, परमानेंट विल्ट, या फिर इसको स्थायी विल्ट या स्थायी उकटा बोल सकते हैं, परमानेंट विल्ट और टेम्परेरी टेम्परेरी विल्ट। तो परमानेंट विल्ट है उसमें क्या है,
जैसे प्लांट है वो एक बार यदि मान लो सूख गया है, पानी की कमी से सूख गया है, तो आप दोबारा उसमें वाटर सप्लाई देंगे या फिर पानी देंगे तो वो फिर हरा नहीं होगा। तो उसको क्या है, परमानेंट विल्ट बोलते हैं। और टेम्परेरी विल्ट किसको बोलते हैं, जिसमें एक बार हमने वाटर सप्लाई है वो दे दी है, पानी दे दिया है, और पहले सूखा हुआ था और फिर अपने पानी दिया और पानी देते क्या फिर हरा हो गया, तो उसको कौन सी विल्ट बोलेंगे, टेम्परेरी विल्ट बोलेंगे। और जो कॉटन विल्ट डिजीज है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फंगल स्पीसीज है वो है वेसी इन्फेक्टम। और ये भी जो डिजीज है ये सीड बोर्न भी है और सोइल बोर्न भी डिजीज है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें जो आगे की डिजीज है वो अपन देखेंगे। थैंक यू। राकेश जी कि हिंदी में आन ले रहे कमेंट छोरे हैं कह रहे हैं भाई सर हिंदी बोलो, थोड़ा हिंदी में पढ़ाओ ना, क्यों हो ना कि वर्ड की टर्म क्या है। बाकी हमारे लाइव में तो खत्म होते हुए काम है साइकिल। हाँ जी लाइव का